चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स जो हैं वो आज से शुरू होने वाले हैं और मैन सिटी वर्सेस बायर्न म्यूनिख बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा। आज मैन सिटी के होम में होगा पहला लेग और दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं अपनी अपनी लीग में, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत ही अलग है दोनों टीमों का, तो उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या लगता है मुझे आज मैच में क्या होगा। दूसरी ओर बारसा ने मैच अपना ड्रॉ कर लिया जिरोना के अगेंस्ट, और एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम जो बारसा को सता रही है पिछले कुछ मैचेस में वो है कि गोल स्कोर ना कर पाना। डिफेंसिवली तो बार्सिलोना बहुत ज्यादा सॉलिड है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से गोल स्कोर नहीं हो पा रहे, तो उस पर भी मैं अपना एक छोटा सा रिएक्शन दूंगा। प्लस थोड़ी देर में इसी वीडियो के बाद आप जो मेरा सेकंड चैनल है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जो है कल आईपीएल में जो हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स वाले मैच में, तो जो लास्ट बॉल पे हुआ उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ अपने थॉट्स हैं जो देने हैं। तो काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ थी जो हुई है, और उस पे जो है हम फिर थोड़ी सी बात करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल को ड्रॉग बाबा प्लेस को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और थोड़ी सी आईपीएल की रिलेटेड बात आज करेंगे वहां पर। लेकिन कमिंग बैक टू द चैंपियंस लीग, बायर्न म्यूनिख मैन सिटी, दो बहुत ही तगड़ी टीम है। कॉन्टेक्स्ट मैंने कहा जैसे अलग है दोनों टीमों का। मैन सिटी जैसे हमको पता है सालों साल जिस तरीके से वो चेस कर रहे हैं चैंपियंस लीग को, बट फॉर वन रीजन और अनदर वो नहीं पार कर पाते हैं जो एक फाइनल हर्डल या पेनल्टीमेट जो एक पड़ाव होता है कंपटीशन का। अगर आपको पिछले 2 सीजन्स की हम बात करें मैन सिटी की, तो 2021 में नेल्ड ऑन थे मैनचेस्टर सिटी। फाइनल तो जो था चेल्सी से था, काफी हैवी फेवरेट्स थे, लीग टाइटल जीत गए थे उस सीजन, तो लगा था कि इस बार तो जीत ही जाएंगे वो। लेकिन थॉमस टूकल ने ऑलरेडी 2 बार टैक्टिकली आउटप्ले किया हुआ था पेप ग्वार्डियोला को इस सीजन, एक बार लीग में, एक बार एफए कप सेमीफाइनल में, और फिर चैंपियंस लीग फाइनल में भी चेल्सी को जीत दिलाने में मदद करी थॉमस टूकल ने, और वहां पर मैनचेस्टर सिटी चेल्सी से 1-0 के स्कोर से चैंपियंस लीग फाइनल हार जाती है। लास्ट सीजन पहला लेग मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड से अपने होम में जीतती है 4-3, और दूसरे लेग में भी 1-0 की बढ़त ले लेती है। लेकिन जिस तरीके से कमबैक करती है रियल मैड्रिड, स्टॉपेज टाइम में दो गोल स्कोर करते हैं, और रॉड्रिगो जो है एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक करवाने में मदद करते हैं रियल मैड्रिड की। वो एक मुझे लगता है बहुत ही अनबिलीवेबल चीज थी जो कि फ्रीक्वेंटली नहीं हो सकती और बहुत सारी टीमें नहीं कर सकती ऐसे स्टेज पे, ऐसे टाइम में, स्पेशली अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो रियल मैड्रिड ने जो किया था वो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अनोमलस था। ऐसा नहीं कर सकती है, सिर्फ रियल मैड्रिड और टीम्स जिनके पास एलीट मेंटेलिटी है वो ये चीजें कर सकती है। तो बार बार मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर सिटी इस तरीके के कमबैक्स का शिकार हो सकती है। तो इस बार भी उनके पास अब मौका है आगे बढ़ने का इस टूर्नामेंट में। अर्लिंग हालैंड को वो लेके आए हैं इस सीजन। अर्लिंग हालैंड ने भी जब 5 गोल मारे थे लाइप्जिग के अगेंस्ट, तो उन्होंने ये कहा था कि मैनचेस्टर सिटी को लीग टाइटल जीतना आता है, प्रीमियर लीग कैसे जीती जाती है पता है वो मैन सिटी को, मुझे लाया गया है चैंपियंस लीग जिताने के लिए, और विच इज क्वाइट फेयर, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रॉफी है जो बहुत टाइम से चेस कर रहे हैं मैनचेस्टर सिटी। आप कह सकते हैं कि जब से पेप गार्डियोला को लाया गया है एक एज अ डिसअपॉइंटमेंट देखा जाता है अगर वो नहीं जीतते हैं चैंपियंस लीग तो। और ये एक नैरेटिव मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ जब हम लोग लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करते हैं तो उसमें कई बार लोग लिखते हैं, और ये फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत ज्यादा कई बार हो चुका है, कि अगर मैन सिटी इस बार नाकामयाब रहती है चैंपियंस लीग जीतने में तो क्या पेप को सैक कर देना चाहिए, क्या उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्या उनको वॉक कर जाना चाहिए। मतलब इस लेवल पे, इस एलीट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं पेप गार्डियोला कि एनीथिंग लेस देन अ चैंपियंस लीग विक्ट्री इज अ फेलियर। चाहे वो सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे, कंसिस्टेंटली अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म कराए, फर्क नहीं पड़ता, उनको तो चैंपियंस लीग जीतनी ही पड़ेगी अगर उनको किसी भी तरीके की रेलिवेंस साबित करनी है तो ये एक नैरेटिव है, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली चैंपियंस लीग विक्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपकी एक लेगेसी के लिए, आपका ट्रॉफी कैबिनेट कंप्लीट करने के लिए, आपकी यूरोप में एक धाक जमाने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेप गार्डियोला से ये अनफेयर एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप चैंपियंस लीग नहीं जीत रहे तो आप तो वॉक ही कर जाइए, आप तो सैक ही कर जाइए। मतलब ये लगता है कि लोगों को, कुछ लोगों को, कि अगर पेप गार्डियोला के जगह दूसरा कोई मैनेजर आ जाएगा मैन सिटी को तो वो तो आके जिता ही देगा। मतलब जो चीज पेप गार्डियोला से नहीं हो रही वो कोई दूसरा मैनेजर आके कर देगा एकदम से। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, नॉकआउट कप फुटबॉल जो होता है उसका फॉर्मेट ही कुछ इस तरीके का है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने रियल मैड्रिड की बात करी फॉर एग्जांपल, लास्ट के अगर आप सीजन के तीनों उनके मैचेस देखें नॉकआउट वाले, राउंड ऑफ 16,
क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, पीएसजी, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, तो तीनों ही मैचेस में उन्होंने कमबैक कर करके, और आप कह सकते हैं कि दे वर नॉट द बेटर टीम ऑन द नाइट, बट वो फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जिस मोमेंट में आपको टर्न अप होना है, जहां पर आपको गोल स्कोर करने की जरूरत है, जहां आपको अपने अपोनेंट से बेहतर होना है, आप होते हैं, आप अपने अपोनेंट से ज्यादा गोल स्कोर करते हैं और आप जीत जाते हैं। बेसिक चीज है ये, तो नॉकआउट का फुटबॉल का मजा ही यही है। और उसमें क्या है कि अगर कुछ मोमेंट्स पे आपकी टीम स्विच ऑफ हो जाती है, दूसरी टीम आपको आउटप्ले कर देती है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आपको उस मोमेंट के लिए मैनेजर को ब्लेम करना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्लेयर्स खराब है या टीम खराब है, या कुछ और भी जो चीजें बार बार बोली जाती हैं कि वो रेलिवेंट होती हैं उस केस में, बिकॉज जैसा मैंने कहा, ये नेचर ऐसा है इस टूर्नामेंट का, या किसी भी नॉकआउट फुटबॉल का हम जो कहते हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते जब जिस टीम से वो उस दिन टर्न अप हो जाए, और जो हैवी वेट्स होते हैं उनको वो बाहर कर सकते हैं, तो ठीक है, मतलब अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाली टीम तो बहुत ही खराब खेली। हाँ, टैक्टिक्स और आप कह सकते हैं जिस तरीके से टीम सेटअप होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन कभी-कभी लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो कि मैनचेस्टर सिटी का साथ नहीं दिया है सीज़न ऑन सीज़न। बहुत ही फ्रीकिश तरीके से कभी-कभी वो नॉकआउट भी हुए हैं चैंपियंस लीग से। और यहाँ पर अब वो खेल रहे हैं बायर्न म्यूनिख से। अब बायर्न म्यूनिख की बात करते हैं। बायर्न म्यूनिख ने अभी-अभी अपने मैनेजर को सैक किया, नागल्समैन को, जूलियन नागल्समैन को उन्होंने सैक किया, थॉमस टुचल को लेके आए। बहुत ही ज़्यादा सडन था वो, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। स्पेशली गिवन द फैक्ट कि चैंपियंस लीग में जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी, एक मैच हारना तो छोड़िए, सिर्फ 2 गोल्स उन्होंने कंसीड किए थे और बहुत कन्विंसिंगली वो क्वार्टर फाइनल्स में आए। अपना ग्रुप जिस तरीके से उन्होंने जीता, उसके बाद पीएसजी को जिस तरीके से कन्विंसिंग फैशन में उन्होंने डिस्पैच किया, तो थॉमस टुचल को लाया गया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हायरार्की एट बायर्न म्यूनिख अच्छा काम नहीं हो रहा था। नागल्समैन जो हैं वो यूथ को डेवलप नहीं कर रहे थे। प्लस बहुत टाइम बाद ऐसा था कि जो बुंदेसलीगा टाइटल रेस है वो डाउन टू द वायर जा रही है। तो रिकॉर्ड तो अच्छा ही था नागल्समैन का, और फैन्स को भी काफ़ी बुरा लगा जब नागल्समैन को सैक किया गया, लेकिन शायद बायर्न बोर्ड को ये लगा कि थॉमस टुचल अवेलेबल है, एक एलीट मैनेजर अवेलेबल है, और अभी शायद उस राह पे नहीं जा रही है टीम या क्लब जहां पे उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, तो अभी सही टाइम है। इससे पहले कोई और क्लब सर्विसेज सिक्योर कर ले थॉमस टुचल की, इट्स बेटर कि हम मैनेजर को चेंज कर देते हैं और उनको अभी ले आते हैं और उनको ये जॉब ऑफर कर देते हैं। तो बहुत ही, जैसा मैंने कहा, सडन तरीके से ये चेंज होता है। थॉमस टुचल आते हैं, पहला ही मैच जो है वो डॉर्टमंड से जीत जाते हैं, डर क्लासिकर जो होता है 4-2, लेकिन मुझे लगता है उसमें बायर्न म्यूनिख की ब्रिलियंस से ज़्यादा डॉर्टमंड ने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। जिस तरीके से उन्होंने कुछ-कुछ गोल्स कंसीड किए थे। कोबेल जो उनके गोलकीपर थे उस मैच में, उसमें काफ़ी उनकी गलतियाँ थीं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं डिफेंसिव लैप्सेस थे डॉर्टमंड के उस मैच में। 4 गोल ज़रूर स्कोर करे बायर्न म्यूनिख ने, लेकिन 2 कंसीड भी किए। फिर उसके बाद फ्राइबर्ग से वो हार गए, डीएफबी पोकल में नॉकआउट हो गए। उसके बाद उन्होंने फ्राइबर्ग को लीग में हरा भी दिया फिर अगले ही मैच में। तो थोड़ा-सा हॉट एंड कोल्ड सा स्टार्ट रहा है थॉमस टुचल की मैनेजरियल रेन का। और जब ये ड्रॉ निकला था तो हम सब ये कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा टफ जो है, ये मैच प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि बाकी मैचेस में चाहे वो एसी मिलान नापोली हो, चाहे वो बेनफिका इंटर हो, चाहे वो चेल्सी रियल मैड्रिड हो, आप कह सकते हैं कि एक टीम दूसरे से बेहतर स्थिति में है, और फेवरेट्स आप बोल सकते हैं कि एक टीम है और दूसरी शायद अंडरडॉग हो सकती है। लेकिन इस ड्रॉ में हमने कहा था कि दोनों ही टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं और 50-50 होगा प्रॉपर। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा-सा एज जो है अब मैन सिटी को दूँगा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने बड़े मैचेज़ होते हैं, नॉकआउट कप कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें वो टीम बाहर आती है, या वो टीम ऊपर आने का उसका चांस रहता है जो ज़्यादा सेटल्ड होती है। और इस समय, जैसा मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है दोनों ही टीमों का, मैनचेस्टर सिटी बहुत ज़्यादा सेटल्ड है। सबसे जो खूबसूरत बात है इस मैन सिटी साइड की, जो सालों-साल रही है, और पेप गार्डियोला ने ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है कि किसी भी एक प्लेयर पे डिपेंडेंसी नहीं है। इस सीज़न अगर आप देखें तो फिल फोडेन बाहर रहे हैं, काफ़ी सारा सीज़न उनका मिस हुआ है इंजरी की वजह से, तो जैक ग्रिलिश ने स्टेप अप किया है। एक मैच था जिसमें अर्लिंग हालैंड नहीं खेले थे लिवरपूल के अगेंस्ट, उस मैच में 4 गोल स्कोर कर दिया मैन सिटी ने। तो प्लान बी, प्लान सी सब कुछ है मैन सिटी के पास। ऑन द अदर हैंड थॉमस टुचल की बायर्न म्यूनिख बहुत ही ज़्यादा नई है। अभी एकदम से जब आप इतना बड़ा टेस्ट फेस करते हैं, तो आपको मुश्किल होती है। यहाँ पर मैं बायर्न को या टुचल की एबिलिटी को डाउट नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट कि टाइम उतना नहीं मिला है थॉमस टुचल को अपनी फिलॉसफी इनकलकेट करने का, जिस तरीके की वो फुटबॉल खिलाना चाह रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करने का फील्ड पे, जिसका हमको देखने को भी मिला। एक फ्राइबर्ग के अगेंस्ट जो मैच था जिसमें कन्विंसिंग नहीं थी बायर्न, ऑल्दो जो भी था कंट्रोवर्सी थी, नहीं थी, बट
कुल मिला के बायर्न बाहर हो गई वहाँ से, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बायर्न जो है डोमिनेट करती है इन स्टेजेस में सीजन की स्पेशली, और चैंपियंस लीग में दे आर वेरी टफ टू प्ले अगेंस्ट। लेकिन जैसा मैंने कहा, सेटल्ड नहीं है, नया मैनेजर है, नई स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, और आपको ऐसी टीम से खेलना है जो जिसके पास इस समय सबसे प्रोलिफिक स्ट्राइकर है यूरोपियन फुटबॉल में, जो एक रन पे हैं अभी, बहुत बेहतरीन, एक 7-8 मैच के कुछ अनबीटन रन पे है मैनचेस्टर सिटी। टाइटल वो भी चेस कर रहे हैं, टाइटल आप भी यहाँ पर चेस कर रहे हैं, दोनों ही की टाइटल रेसेस जो है वो डाउन टू द वायर जा रही है। तो दोनों की आंख जो है एक चैंपियंस लीग पे है और एक अपने अपने रिस्पेक्टिव लीग टाइटल में है। मुझे ऐसा लगता है कि बायर्न म्यूनिख के लिए बुंदेसलीगा जीतना इज अ मस्ट, जिस तरीके से वो क्लब ऑपरेट होता है। मैन सिटी, आई फील इवन इफ दे मिस आउट ऑन प्रीमियर लीग, आई थिंक अगर वो चैंपियंस लीग जीतते हैं तो दैट वुड बी अ बिगर अचीवमेंट। आई डोंट थिंक सो इतना दुखेगा उनको अगर वो प्रीमियर लीग पे मिस आउट कर जाते हैं, जिस तरीके से आर्सेनल भी खेल रही है। बट जैसा मैंने कहा, दोनों ही टाइटल रेसेस डाउन टू द वायर है, अभी भी दोनों जगह कुछ भी हो सकता है, तो बहुत सारे जो हैं डिस्ट्रैक्शंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैंने जैसा कहा, सेटल्ड ज़्यादा मैन सिटी का स्क्वाड है। बहुत बेहतरीन तरीके से पेप गार्डियोला ने इस सीजन भी मैनेज किया है उनको। ऑन द अदर एंड बायर्न, एक नई टीम, नए मैनेजर, क्या वो इंटेंसिटी और उसका जिस तरीके से मैन सिटी आपके ऊपर आती है उसका वो जवाब दे पाएंगे? टैक्टिकली देखिए आउटप्ले कर सकते हैं थॉमस टूकल, लेकिन जैसा मैंने कहा, टाइम शायद उनको तब मिला नहीं है इस टीम के साथ काम करने का। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट लेग क्योंकि मैनचेस्टर में है और सिटी के होम में है, तो एडवांटेज डेफिनेटली उनको मिलता है। तो मैं यहाँ पर एक प्रिडिक्शन देना चाहूँगा इनिशियल। मुझे लगता है आज का मैच मैन सिटी जीतेगी 2-1। ये जो होम लेग है, फर्स्ट लेग मैन सिटी 2-1 जीतेगी, और 1 गोल की लीड ले जाना अलियंज अरीना में एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव बूस्ट होगा। और मुझे लगता है ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले, जैसे हम सब सोच रहे थे कि रिटन इन द स्टार्स है, नागल्समैन चेल्सी आ जाएँगे, नागल्समैन वर्सेस टुकल, बायर्न वर्सेस चेल्सी सेमीफाइनल होगा, वो सब तो नहीं होने वाला मुझे लगता है। और उस टाइम भी मतलब मज़ाक-मज़ाक की बात थी, बट चेल्सी की भी बात करेंगे, आज शाम को एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसमें हम चेल्सी की बात करेंगे, तब डिटेल में हम बात करेंगे उस मैच की, और कल भी जो है प्रीव्यू करेंगे उस गेम का। लेकिन रही बात इसकी, तो मुझे लगता है कि बायर्न नागल्समैन के अंडर ज़्यादा कन्विंसिंग थी, एज़ इन कि ऑब्वियसली टाइम हो गया था। टूकल ऑब्वियसली, जैसा मैंने कहा, थोड़ा-सा अभी नयापन है स्क्वाड में, एक जेल होने में एज़ इन कि नई तरीके की फुटबॉल खेलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो क्या प्लेयर्स इतनी जल्दी पिकअप कर पाएँगे जो टूकल करवाना चाह रहे हैं, एंड दैट टू अगेंस्ट द साइड लाइक मैन सिटी? तो इसीलिए मैं जो है एज थोड़ा-सा मैन सिटी को दे रहा हूँ। जहाँ 50-50 था जब ये ड्रॉ निकला था, अब मैं यहाँ कहूँगा 60-40 जो है मैन सिटी के फेवर में है। तो आई फ़ील कि ओवर द कोर्स ऑफ प्ले मैन सिटी जो है नॉकआउट कर देगी बायर्न म्यूनिख को, एंड दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन द सेमीफाइनल, मुझे ऐसा लगता है अभी इनिशियली। बाकी जो है डिटेल में बात करेंगे। 2-1 मेरा अभी के लिए प्रेडिक्शन है, फिर हम सेकंड लेग की बात तब करेंगे जब फर्स्ट लेग हो जाएगा। अ, तो ये तो रही बात बायर्न म्यूनिख और मैन सिटी की। बात करते हैं थोड़ी-सी बार्सिलोना और जिरोना की। तो फिर से जो है अब बार्सिलोना नाकामयाब रही है गोल स्कोर करने में, थोड़ा बोरिंग सा आप कह सकते हैं मैच था। गोल स्कोर नहीं किया बार्सा ने, लेकिन गोल कंसीड भी नहीं किया है। बार्सा आर ऑन कोर्स, जो एक बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के उसमें है। आई थिंक गोल्स पर मिनट जो है वो सबसे बेहतर है टर स्टेगन का, ऑफ कीपिंग द इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द क्लीन शीट, ऐसा कुछ मैं पढ़ रहा था ट्विटर पे कि सबसे कम गोल्स पर मिनट कंसीड किए हैं टर स्टेगन ने। और उसके बाद जो 15 गोल स्कोर्ड का एक रिकॉर्ड है चेल्सी का, वो खतरे में सिर्फ 9 गोल्स कंसीड किए हैं। मतलब चेल्सी ने 15 गोल्स कंसीड किए थे 2004-5 सीजन में, और बार्सा ने सिर्फ अभी तक 9 गोल्स कंसीड किए हैं। तो वो जो है रिकॉर्ड खतरे में है। तो डिफेंसिवली बार्सिलोना हैव बीन एब्सोल्युटली सॉलिड दिस सीजन। लेकिन अभी कुछ समय से बार्सिलोना को गोल स्कोर करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो कारण क्या है? लेवेंडोस्की का भी आप देखेंगे तो पिछली 14 स्टार्ट्स में 5 गोल्स ही मारे हैं, जो कि उनके एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी खराब परफॉर्मेंस है। तो देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक तो आपके जो 2 मेन मिडफील्डर्स हैं, वो मौजूद नहीं है बीच में, जब पेद्री और फ्रैंकी डी योंग मेरे हिसाब से इज़ द ब्रेन्स ऑफ दिस बार्सिलोना टीम। वो हार्ट एंड सोल है इस टीम के, और वो जब नहीं होते तो डेफिनिटली बार्सिलोना स्ट्रगल करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए कुछ रहा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। कोपा डेल रे से देखिए बाहर हो गए, उसके बाद यूरोपियन फुटबॉल अभी है नहीं।
ला लीगा इज इन द बैग, ला लीगा टाइटल जो है वो आएगा, कैंप न्यू ही आ रहा है ला लीगा टाइटल, तो थोड़ा सा वाइंड डाउन भी कर रही है टीम। तो मुझे लग रहा है कि इसमें है ना बहुत ज्यादा रीड किया जा रहा है, अरे यार बार्सिलोना में तो ये कमी है, बार्सिलोना तो ये खराब कर रही है, वो खराब कर रही है। आई थिंक कॉन्टेक्स्ट मिस कर रहे हैं लोग यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके दो मेन प्लेयर नहीं है मिडफील्ड में, पेड्री और फ्रैंकी डियोंग एक साथ जब मिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यू आर बाउंड टू स्ट्रगल। अब चावी और इनिएस्टा नहीं होते थे उस टाइम बारसा में, तो कहीं ना कहीं होती थी दिक्कत। ऑल्दो यू हैड मेसी, यू हैड प्लेयर्स लाइक पेड्रो आगे, फिर एमएसएन की अगर हम बात करें, सुआरेज, नेमार सब थे, लेकिन अभी आपके पास उस तरीके की, उस लेवल की टीम नहीं है, अभी भी रीबिल्डिंग फेज में है। और जब एक टीम रीबिल्डिंग फेज में होती है और वो अपना एक लीग टाइटल जीत रही है, उसके बावजूद मतलब इस तरीके के अगर सवाल उठ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है वाजिब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी डिपेंडेंसी है 2 प्लेयर्स पे, तो वो उसमें कोई गलत नहीं है। रीबिल्डिंग फेज में टीम है, ऐसा नहीं है कि टीम एकदम सेट हो चुकी है और यही टीम अगर उतर जाएगी नेक्स्ट ईयर यूरोपियन फुटबॉल में, तो डे 1 से compete करने लगेगी, या इसको और एडिशंस की ज़रूरत नहीं है या रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक रीबिल्ड होना था इस सीज़न में, ट्रांजिशन सीज़न था। सबने ये उम्मीद की थी कि परफॉर्मेंस अच्छी हो। ला लीगा तो जीतने की किसी ने इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी थी, लेकिन जिस तरीके से कन्विंसिंग फैशन में बार्सिलोना ला लीगा जीत रही है, आई थिंक दैट इज वेरी एनकरेजिंग। उसके बाद जैसा मैंने कहा, जब आप एक नई टीम बना रहे हैं और एक नए मैनेजर आए हैं जो कि जीरो से जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो इट इज बाउंड टू हैपन। आपके पास हर चीज का जवाब एक सीजन में आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेंगे। अगर आपके पास पेड्री नहीं है, फ्रैंकी डियोंग नहीं, तो प्लान बी क्या है? तो प्लान भी बनेगा, जैसे जैसे चावी को और टाइम मिलेगा, समर में और अच्छे प्लेयर आएंगे, हो सकता है मेसी भी आएंगे। ऑब्वियसली जिस तरीके से लग रहा है कि मेसी की वापसी हो सकती है, वो डेफिनेटली क्रिएटिविटी में हेल्प करेगा। प्लान्स हैं प्लेस में बार्सिलोना के डेफिनेटली। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा रीड किया जा रहा है इस चीज को। और जैसा मैंने कहा, मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं देखिए कम हो जाती है जब आपको पता है सीजन खत्म हो रहा है, ला लीगा हम जीत चुके हैं और ज्यादा कुछ है नहीं खेलने का। तो इंटेंसिटी और अर्जेंसी आप देखेंगे कि आपको नहीं मिलेगी कुछ मैचेस में, और विच इज कंप्लीटली फेयर। उसमें मुझे ज्यादा कुछ गलत लगता नहीं है। अभी मान लीजिए एकदम ही 1 या 2 पॉइंट का गैप होता है रियल मैड्रिड से टाइटल रेस में, और फिर इस तरीके की परफॉर्मेंस होती, तो मैं कहता कि नहीं यार, कुछ गलत है। शावी नहीं कर पा रहे स्टिमुलेट ट्रूप्स को, या कुछ दिक्कत हो रही है टैक्टिकली, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन लिमिटेशंस हैं। पेड्री और फ्रैंकी डियोंग के बिना टीम की फंक्शनिंग में दिक्कत आती है, जो कि गलत नहीं है। डिपेंडेंसी है तो है, एक सीजन में आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे उन चीजों को, और वो जब आ जाएंगे तो डेफिनेटली ये टीम भी बेहतर हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो इसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात है। तो आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज शाम को जो है मैन सिटी बायर्न म्यूनिख की तो बात करेंगे ही, बट वी विल आल्सो डिस्कस चेल्सी रियल मैड्रिड इन डिटेल। उसका एक लाइव स्ट्रीम करेंगे हम प्रीव्यू का, सेकंड चैनल पे। आईपीएल से रिलेटेड थोड़ा मैं अभी कंटेंट डालूंगा, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। कल एक डिस्कशन हुई थी थोड़ी सी ट्विटर पे मेरी, तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आई थिंक आई नीड टू पुट फॉरवर्ड। और आपके जो भी प्रिडिक्शंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी बहुत सारी जो है हमको बातें करनी है, बिकॉज लाइन से जो है बहुत बड़े बड़े मैचेस हैं, एंड स्पेशली टुमारो चेल्सी रियल मैड्रिड होने वाला है, तो उसकी तो एक अलग ही एंटिसिपेशन है। देखते हैं क्या होता है। तो रात को आज मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी डूइंग अ वॉच अलोंग फॉर दिस गेम, तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप ज्वाइन करें। जैसा भी रहता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर चलिए मिलते हैं आप लोगों से, जल्दी मुलाकात करते हैं। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।